हेलो जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी। इसका रीज़न था मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, जिसके कारण से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था और स्टूडियो भी नहीं आ पा रहा था। आज से आप लोगों की क्लास कंटिन्यूस चलेगी, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे आपको जो करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है, स्टैटिक जीके का सीरीज चल रहा है और साथ में जो मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है वो भी एज इट इज़ चलता रहेगा, ठीक है। अब कोई भी इंटरप्शन नहीं आने वाली है। चलिए अपने अपनी कॉपी कलम निकाल लीजिए आप लोग। शुरू करते हैं हम लोग आज की करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की इस क्लास को, ठीक है। तो तैयार है आप लोग? चलिए आइए आज के अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम आयात पर कितना शुल्क लगाने की घोषणा की है? कितना प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है अमेरिका ने एल्युमिनियम आयात पे, ठीक है। एल्युमिनियम आयात और स्टील के आयात पर अमेरिका आपको वो लेगा, क्या लेगा? टैरिफ लेगा। टैरिफ क्या होता है? एक शब्द होता है टैरिफ, ठीक है। एक शब्द होता है टैरिफ, ठीक है। अमेरिका इस टैरिफ को बढ़ाकर 25% कर दिया है। कितना कर दिया है? 25% कर दिया है अमेरिका ने। और ये टैरिफ होता क्या है? एक तरह का आयात शुल्क होता है, ठीक है। जब ये हम किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं अपने कंट्री में तो उस पर एक शुल्क लिया जाता है, जो चार्ज लिए जाते हैं उसको हम लोग टैरिफ कहते हैं, ठीक है। और अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम पे इस चार्ज को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 25% कर दिया, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 25% हो जाएगा। अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम आयात पर कितना प्रतिशत शुल्क लगाया है? तो 25% शुल्क अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम पर लगा दिया है, ठीक है। और ये काम करेंगे कौन? तो महानुभाव डोनाल्ड ट्रंप जी, जो अभी हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनकर आए हैं, ठीक है। इन्होंने ही यह घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को स्टील और एल्युमिनियम आयात पर बगैर किसी छूट के टैरिफ बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है, ठीक है। टैरिफ कितना बढ़ा दिया इन्होंने? 25% कर दिया है इन्होंने टैरिफ बढ़ाकर स्टील और एल्युमिनियम के आयात पे। उन्हें यह उम्मीद है कि इससे अमेरिकी उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से राहत मिलेगी। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि इसका जवाब दिया जाएगा, इसके लिए कड़े कदम उठाएंगे, जबकि कनाडा ने टैरिफ को पूरी तरह अनुचित करार दिया है। स्वाभाविक सी बात है, अब जो देश इंपोर्ट कर रहा है उसको तो नुकसान होगा ना, क्योंकि भाई अब मान लो कि मैं कोई चीज़ दूसरे कंट्री से लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और मेरे कंट्री वालों ने उस पर हैवी टैक्सेशन कर दिया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं उस कंट्री में वो सामान नहीं दूंगा, ठीक है, या फिर टर्म कंडीशन चेंज हो जाएंगे। तो इस कारण से बाकी देश इस पर नाराजगी जता रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? टैरिफ बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 25% कर दिया गया है, ठीक है, स्टील और एल्युमिनियम पे। क्लियर? अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति आपके डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति है, क्रम याद रखिएगा। 47वें क्रम के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। और एक स्टैटिक जीके के पॉइंट से याद रखिएगा, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा अमेरिका का अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ है? तो अमेरिका में है। क्लियर? अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी और डोनाल्ड ट्रंप जी ने घोषणा किया था कि एक तो वो पनामा नहर पे कब्जा करना चाहते हैं, ठीक है, अधिग्रहण करना चाहते हैं, ग्रीनलैंड को कब्जे में करना चाहते हैं, साथ में कनाडा को 51वां स्टेट बनाना चाहते हैं, ठीक है। कनाडा को 51वां स्टेट बनाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। तो बहुत तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। आपको फिर ये WHO से बाहर हो चुके हैं, ठीक है। तो इनकी घोषणाएं दिन प्रतिदिन आपको बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव, क्या याद रखना है हमें? अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव, इस चीज को हेडिंग बना लीजिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव, इसको क्या कीजिए? हेडिंग बना लीजिए। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन आपको यूपी के प्रयागराज में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? प्रयागराज में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। प्रयागराज में इसका आयोजन किया जा रहा है। क्लियर? प्रयागराज में आपको अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ जाने वालों के लिए आप आराम से अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का भी आनंद ले सकते हैं। 3 दिवसीय यह महोत्सव है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज। क्या मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? प्रयागराज, यूपी। क्लियर? आगे देखते हैं।
महाकुंभ 2025 में आने वाले पर्यटकों को प्रयागराज में 16 से 18 फरवरी तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव में 200 से अधिक प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की प्रजातियों का समागम देखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आपको एक चीज, तो पहली चीज ये याद रखनी है कि आयोजन कहाँ है, तो आयोजन प्रयागराज में है। ठीक है, आयोजन प्रयागराज में है अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का। क्लियर। स्टेट पूछेगा तो यूपी टिक कीजिएगा। क्लियर है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य है। स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला पॉइंट लिखिएगा, यूपी जो है जनसंख्या के आधार पे, ठीक है, जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे है, जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे है, और क्षेत्रफल के मामले में चौथे नंबर पे है। ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में चौथे नंबर पे है, जनसंख्या के मामले में 1 नंबर पे है। हॉकी का जादूगर कहलाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज में ही हुआ था। ठीक है, मेजर ध्यानचंद की जन्मस्थली कौन सी है, तो प्रयागराज ही है। ग्रेटर नोएडा में स्थित बुद्ध अंतरराष्ट्रीय परिपथ पर भारत की पहली फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन हुआ था। इंडिया में अभी तक ग्रैंड प्रिक्स जो रेस होती है, कारों की जो रेस होती है, उसका आयोजन नहीं हुआ था। पहली बार आपको यूपी के ग्रेटर नोएडा में ही इसका आयोजन हुआ था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। पहला फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो भारत में हुआ वो कहाँ हुआ था, तो यूपी के ग्रेटर नोएडा में हुआ था। क्लियर है, आगे बढ़े, अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। बिमस्टेक, हमें की पॉइंट क्या बनाना है, बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन, बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन, ये हमारा की पॉइंट हो जाएगा। बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज गुजरात, करेक्ट आंसर इज गुजरात। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो युवा शिखर सम्मेलन जो बिमस्टेक का है वो कहाँ आयोजित हुआ है, तो गुजरात में हुआ है। क्लियर, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। गुजरात के गांधीनगर में पहली बार, मैं हमेशा बताता हूं पहली बार, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, पहली बार आयोजित हो रहा है बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिमस्टेक जिसे कहते हैं युवा शिखर सम्मेलन 25 का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में कौशल विकास, उद्यमिता और क्षेत्रीय सहयोग पर बल दिया गया। ठीक है, तो जो ये जो आयोजन है बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन, ये आपका पहली बार आयोजित हो रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये पहली बार आयोजित हो रहा है। जो पॉइंट मैं लिख दूं ना उस चीज को हाईलाइट कर लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये जो बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन है ये आपको पहली बार आयोजित हो रहा है। और कहाँ आयोजित हो रहा है, तो गांधीनगर में। कहाँ आयोजित हो रहा है, गांधीनगर में। ठीक है, गांधीनगर में आपको आयोजित किया जा रहा है बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन। ठीक है, राज्य पूछेगा तो गुजरात टिक कीजिएगा। क्लियर। इस शिखर सम्मेलन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर प्रकाश डाला तथा युवाओं की भागीदारी पर बल दिया। अब इसका आयोजन क्यों किया गया, भारत अभी एक विकासशील देश है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है और इसे क्या करना है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है, विकसित देश बनाना है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा एफर्ट कौन लगा सकते हैं, युवा लगा सकते हैं। ठीक है, यदि हमारा युवा प्रगतिशील होगा, हमारा युवा सही दिशा में जाएगा, हमारा जनरेशन सही दिशा में जाएगा, स्वाभाविक सी बात है हमारा देश एक उन्नत अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, हमारा देश भी विकासशील से विकसित अवस्था में आ जाएगा। तो इसी चीज को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, आपको ये सम्मेलन किया गया है। और इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो गांधीनगर गुजरात में किया गया। हमारे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। आइए अपने स्टैटिक सेक्शन पे लौटते हैं। बिमस्टेक की बात करें तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, और इसमें कितने सदस्य है, टोटल सदस्यों की संख्या लिखिएगा 7 सदस्य है। कितने सदस्य है, 7 सदस्य है। कितने सदस्य है, सदस्य देश 7 है। ठीक है, गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था इसका 1997 में। लिखिएगा गठन इसका 1997 में हुआ था। बिमस्टेक का गठन कब हुआ, तो 1997 में हुआ था। और किस घोषणा से हुआ था, तो बैंकॉक घोषणा। बिमस्टेक का गठन बैंकॉक घोषणा किससे संबंधित है, तो बिमस्टेक के गठन से संबंधित है। तो लिखिएगा बैंकॉक घोषणा। और इसका हेडक्वार्टर आपका ढाका बांग्लादेश में है। कहाँ है हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर लिखिएगा। ठीक है, ढाका में है हेडक्वार्टर, ढाका में है। गठन 1997 बैंकॉक घोषणा से हुई थी। कुल सदस्य देशों की संख्या 7 है। ठीक है, हेडक्वार्टर ढाका में है। क्लियर। एक बार सदस्य देशों के नाम लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, भूटान,
म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड और बांग्लादेश। ठीक है, एक बार दोहरा देता हूं, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है, बांग्लादेश, थाईलैंड और भारत। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बीमस्टेक से कोई भी चीज यदि पूछे, गठन कब हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन सी घोषणा से संबंधित है, ठीक है, कितने सदस्य देश है, कौन कौन से है या कौन कौन से नहीं है, ये सारी चीजें यदि एग्जाम में कुछ भी पूछी जाती है तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच हुए सौदे में कौन सा उन्नत लड़ाकू विमान शामिल है? अभी आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले अमेरिका के दौरा पर से वापस लौटे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से भी उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के दौरान एक हम लोग वो खरीद रहे हैं लड़ाकू विमान। ठीक है, फाइटर जेट खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? फाइटर जेट खरीद रहे हैं। ठीक है, फाइटर जेट खरीद रहे हैं। ठीक है, फाइटर जेट ले रहे हैं हम लोग अमेरिका से, और उस फाइटर जेट का नाम क्या है? F-35। ठीक है, F-35। ठीक है, कौन सा जेट ले रहे हैं हम लोग? F-35। ठीक है, भारत अमेरिका से कौन सा जेट लेगा और किस पे आपको जो सौदेबाजी हुई है कौन से जेट को लेके हुई है? तो F-35 याद रखिएगा, F-35। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा, F-35 लाइटनिंग 2। पूरा नाम याद रखिएगा, F-35 लाइटनिंग 2। अमेरिका और भारत के बीच जो सौदा हुआ है वो इसी विमान को लेके हुआ, एक तरह का फाइटर जेट है। क्लियर? पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर है, इस बीच उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई, सभी लोग जानते हैं। अमेरिका ने भारत को दुनिया का सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 बेचने की पेशकश कर दी है। F-35 पांचवें पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ान भरते हुए भी दुश्मन के रडार से बच सकता है। सबसे खास बात, यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट करेगा तो पूछ देगा F-35 विमान जो हाल ही में खबरों में था उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला कथन डाल देगा भारत यह विमान अमेरिका से खरीद रहा है, और दूसरा कथन डाल देगा कि यह विमान रडार से नहीं बच सकता है। लेकिन यह बात गलत है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत है कि ये रडार के रेंज से बच सकता है। ठीक है, इस विमान की सबसे बड़ी खासियत है कि ये रडार को भी चकमा दे सकता है। ठीक है, इसका सबसे जो मेन खासियत यही है, और जो मेन खासियत है उससे आपको क्वेश्चन बनाया जा सकता है यदि क्वेश्चन टफ करना होगा तो। ठीक है, तो F-35 की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है ये रडार से बच सकता है। अमेरिका का F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट सिर्फ एक विमान नहीं है बल्कि आधुनिक युद्ध कला का सबसे घातक हथियार है। ठीक है, F-35 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेंसर सिस्टम है जो पायलट को 360 डिग्री दुश्मन की हर हलचल की जानकारी देता है। यह ड्रोन की तरह खुद डेटा एनालिसिस कर सकता है और पायलट को खतरों से पहले ही अलर्ट कर देता है। ये सारी बातें तो ठीक है। ठीक है, ये सारी बातें तो ठीक है, आपको बस एक चीज याद रखनी है, वो है कि यह विमान भारत और अमेरिका के सौदे का नतीजा है। भारत अमेरिका से F-35 विमान खरीद रहा है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये रडार से बच सकता है। ठीक है, रडार से बच सकता है। क्लियर? आइए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। समाचार साइट स्पोर्टिको के अनुसार, किसके अनुसार? स्पोर्टिको के अनुसार 24 में दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाला एथलीट, की पॉइंट क्या है? दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाला एथलीट। हमारा की पॉइंट है कि दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाला एथलीट कौन बन गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन से खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल खेल से संबंधित है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी। आइए इनके बारे में देखते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 24 में $260 मिलियन की कमाई के साथ दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट बन गए हैं। ये इनकी तस्वीर है जो आप पीले वाले जर्सी में देख रहे हैं, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्या बन चुके हैं? एथलीट बन चुके हैं। ठीक है, लगातार दूसरे साल कोई भी महिला एथलीट शीर्ष 100 में जगह नहीं बना पाई। 2023 की डाटा 2024 में आई थी, उस साल भी कोई भी महिला एथलीट टॉप 100 में नहीं थी, और इस बार भी कोई भी महिला एथलीट टॉप 100 के आपको रैंक में नहीं है। क्लियर?
हैरानी की बात यह है कि दुनिया के सबसे ज्यादा खेलों के दीवाने देश में से एक भारत का इस सूची में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। मतलब टॉप 100 में भारत का कोई भी प्रतिनिधित्व आपको नजर नहीं आया है, जबकि भारत में खेल को इतना ज्यादा प्रोत्साहित और इतने ज्यादा देखने वाले लोग हैं, आईपीएल जैसा खेल होता है, ठीक है, फिर भी कोई देखने वाला नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 में यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में कौन से देश शीर्ष पर रहा है? क्या हेडिंग डालिएगा? तो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग, ठीक है, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, ये किस चीज से संबंधित है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये है आपको ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उसको कम करने से, ठीक है। लोग क्या करते हैं, अपने घरों के बाहर, अपने घरों के जो बाहर दीवार जो होती है उन पे क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, ठीक है। उनको ग्रीन हाउस रेडिएशन से बचाने के लिए आपको इन चीज, जैसे कि लोग शीशे लगा रहे हैं ना, तो उनको कवर करते हैं वो किन चीजों से, तो हरे हरे आपको पेड़ पौधों से, ठीक है। इस चीज को कहा जाता है ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग वाली जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, और ये रिपोर्ट जारी करती है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। क्लियर? तो ग्रीन बिल्डिंग जो आपका वो थीम है वो किस चीज पे आधारित है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए लोग क्या करते हैं, घर के जो आपका बाहरी दीवार है, जो शीशे के मकान है उनके बाहर वो लोग क्या करते हैं, आपको झाड़ियाँ लगाते हैं, जो लिफ्ट टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, जिससे इन चीज़ों को कम किया जाए, ठीक है। और ये रिपोर्ट जारी हुई है, और इस रिपोर्ट में नंबर 1 रैंक पे कौन है, तो चाइना है, ठीक है। चाइना नंबर 1 पे है, ठीक है। कौन सा देश शीर्ष पे है, तो चीन प्रथम स्थान पर है। किसमें, तो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की रैंकिंग में, ठीक है। चीन प्रथम स्थान पे है रैंकिंग में। चीन पहले से, देखिए मैंने बताया ना आपको, ये पेड़ पौधे देख रहे हो ना किस तरह से लगाए गए हैं, तो इस तरह से लगाकर क्या किया जाता है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को कम किया जाता है। क्लियर? कनाडा दूसरे स्थान पे है और भारत तीसरे स्थान पे। तो रैंक 1 याद रखिएगा, चाइना है, सेकंड पे कनाडा है, और थर्ड पे इंडिया है, ठीक है। तीनों रैंक याद रखिएगा। क्लियर? फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे कनाडा और थर्ड पे इंडिया है। क्लियर? भारत ने एक बार फिर यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है। 2023 में भारत तीसरे स्थान पर था, ठीक है। 2022 में भारत दूसरे स्थान पर था। क्लियर? तो ये सारी चीजें नहीं, आपको करंट वाला चीज याद रखना है। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्रीन हाउस का जो कॉन्सेप्ट आया था ना, वो आया था बर्फीले क्षेत्रों के लिए, ठीक है। लेकिन आज क्या हो रहा है, इसका प्रयोग हमारे द्वारा भी किया जा रहा है। बर्फीले क्षेत्रों में क्या था कि जो आपको शीशे के मकान बनाए जाते थे, क्यों बनाए जाते थे, जो रेडिएशन आए, जो धूप आए, वो उसको स्टोर करके रख सके, ठीक है, वो उसको स्टोर करके रख सके, और वहां क्या रहे, घर आपका गर्म रहे। लेकिन हम इसका प्रयोग कर रहे हैं और इसका इतना अधिक प्रयोग हो रहा है कि हमारा जो वायुमंडल है वो अब गर्म होने लगा है, ठीक है। क्योंकि वो जो आपको शीशे के जो मकान है वो आपको रेडिएशन को वापस जाने नहीं देते हैं, ठीक है। तो इस कारण से क्या हो गया है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। आइए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। चर्चा में रहा बेल विवाह किस देश से संबंधित है? कौन सा टॉपिक हो गया हमारा ये, तो की पॉइंट हो गया हमारा बेल विवाह, ठीक है। इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा, बेल विवाह किस देश से संबंधित है? बेल विवाह संबंधित है हमारे नेपाल से। किससे? कौन सा देश है, तो नेपाल है, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं। नेपाल में एक समुदाय है, नेवा समुदाय। कौन सा समुदाय है, लिखिएगा, नेवा समुदाय। समुदाय का नाम लिखिएगा नेवा, ठीक है। नेवा समुदाय है। यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ की जो लड़कियां होती है उसको जीवन काल में 3 विवाह करने होते हैं, ठीक है। क्या करने होते हैं, 3 विवाह करना होता है। पहला विवाह जो होता है उसी को बेल विवाह कहते हैं, पहला विवाह को बेल विवाह कहते हैं। और इसमें जो बेल का पौधा देखिएगा, बेल का जो फल होता है, बेल का एक पौधा होता है, पेड़ होता है, उससे लड़कियों की छोटी ही उम्र में विवाह कर दी जाती है, ठीक है। यदि किसी महिला के पति की मृत्यु बाद में हो जाती है तो भी उसे विधवा नहीं माना जाता, क्योंकि उसका विवाह तो पहले ही भगवान विष्णु और सूर्य से हो चुका है, ठीक है। तो 3 विवाह होते हैं। एक तो इनका बेल के पौधे से, ठीक है, फल से कर दिया जाता है, दूसरा सूर्य से कर दिया जाता है, और तीसरा इसका जो वास्तविक पति होता है उससे होता है, ठीक है। इसका
करने का उद्देश्य एक तरह का सांस्कृतिक वहाँ का महत्व को दिखा रहा है कि वहाँ की परंपरा है। तो ये जो है ये आपको वुमेन एम्पावरमेंट की ओर बहुत बड़ा कदम है। कैसे? अब मान लो कि उसका हस्बैंड यदि किसी कारणवश डेथ कर जाता है, ठीक है, फिर भी उसे विधवा नहीं माना जाएगा। और आप देखते हैं समाज में विधवाओं के लिए एक आज भी एक अलग माइंडसेट लोग लेके चलते हैं, ठीक है। उनको उतनी ज़्यादा वो प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। यदि वो अर्ली एज में डेथ कर जाते हैं उनके पति, तो फिर दूसरे तरह की माइंडसेट हो जाती है, ठीक है। तो उनको विधवा नहीं माना जाएगा, उनका पति डेथ कर गया है तो भी। तो सीधी सी बात है भाई, उसकी समाज में स्थिति दूसरी होगी, ठीक है। उसको उन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो एक आपको विधवाओं को करना पड़ता है ना। तो इन चीज़ों को सही करने के लिए ये एक अच्छा, मतलब आपका जो परंपरा चल आ रहा है नेपाल में, ये एक अच्छा आपका इनिशिएटिव है और अच्छी बात है, ठीक है। तो बेल विवाह का संबंध किस देश से है? तो नेपाल से है। क्लियर? हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर इज 13 फरवरी। कब मनाया गया है विश्व रेडियो दिवस? 13 फरवरी को मनाया गया। क्लियर? तो आंसर टिक कर लीजिएगा, 13 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन संवाद को बढ़ावा देने, लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने और विविध समुदायों की आवाज को सुनिश्चित करने के लिए रेडियो की भूमिका को रेखांकित करता है। भारत में पहला रेडियो प्रसारण, याद लिख लीजिएगा इस चीज को, भारत में पहला रेडियो प्रसारण 1923 में हुआ था, बॉम्बे रेडियो क्लब के द्वारा। पहला रेडियो प्रसारण 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब, लिख लीजिएगा, पहला रेडियो प्रसारण 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब के द्वारा हुआ था, ठीक है। और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? इसको भी लिख लीजिएगा। ऑल इंडिया रेडियो AIR की स्थापना हुई थी 1956 में, ठीक है। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। तो ये दो चीज आप लोग बिल्कुल ही ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1956 में हुई थी और पहली बार 1923 में बम्बई रेडियो के द्वारा आपको पहला प्रसारण हुआ था, ठीक है। पहला रेडियो प्रसारण बम्बई रेडियो के द्वारा हुआ था 1923 में और ऑल इंडिया रेडियो 1956 में, ठीक है। तो अपने आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं हम लोग, ठीक है। मिलेंगे कल एक नए क्लास के साथ, नए करंट अफेयर के लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।